जय हिंद। आज अपन शुरू करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मौलिक अधिकारों के बारे में अपन देखेंगे। ये मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक है ये अपनी सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार में हमें मेनली क्या चीज़ें देखनी है कि ये अपनी परीक्षा में किस तरह से खास है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अपन इसे जानने की कोशिश करेंगे और अपना जो दूसरा रहेगा वो रहेगा कि अपन इसे एक समझें कि वाकई में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, इनकी बनने की अवधारणा आई कहाँ से हैं और बाकी जितने भी अपने इसमें ज़रूरी काम या ज़रूरी चीज़ें इसमें जान सकते हैं वो सब कुछ अपन जानेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि मौलिक अधिकार की अवधारणा आई कहाँ से। तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है इसका जन्म अगर माना जाए तो अपन जानते हैं कि इसका मौलिक अधिकार से पहले कोई अधिकार होता था, वो था मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या होता था कि मानव अधिकार, अब इस मानव अधिकार से ही बना है मौलिक अधिकार। तो मानव अधिकार क्या है कि मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिला है, किसी भी मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त हुआ है उसे बोलते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार शब्द से ही उत्पत्ति हुई है मौलिक अधिकार की। अब मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है, कई बार बड़ी थोड़ी सी एग्जाम्स में कभी ये पूछा जाता है कि मानव अधिकार मौलिक अधिकार से किस तरीके से अलग है। तो ये बात अपन थोड़ा सा जानते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं। तो अपन ने अभी बोला कि मानव अधिकार किसी मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिले वो मानव अधिकार कहलाते हैं। और यह इनमें सबसे खास डिफरेंस यहीं से पैदा होता है कि यह जो होते हैं यह किसी राष्ट्र की सीमा से नहीं बंधे होते। किसी भी राष्ट्र या फिर बोलो तो किसी भी देश की सीमा से, यह देश की सीमा से बंधे नहीं होते हैं। मतलब कि तो एक सबसे बेसिक सा डिफरेंस ये निकल के आया कि मानव अधिकार किसी भी राष्ट्र या देश की सीमा से बंधे हुए नहीं होते और यह मानव को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी है कि मानव को जन्म के साथ प्राप्त हो जाते हैं। क्या इन्हों के कई कुछ कानून होते हैं मानव अधिकार के कि मानव अधिकार के लगभग कानूनों में इनका वर्णन कम होता है, लेकिन हर देश के हिसाब से अपने हिसाब से मानव अधिकार होते हैं। जैसे अपन ये भी सुनते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, NHRC जिसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है। एक UNHRC भी होता है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये यूनाइटेड नेशन के जो संघ हैं इन्हों में भी मानव अधिकारों की बातें की गई है। जैसे कि अपने यहाँ पे भी देश में कोई सी भी घटना होती है कि ये बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेंस है या फिर मानव अधिकार का उल्लंघन है। तो इस तरीके से मानव अधिकारों की रक्षा अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संस्थान कुछ बनाए हुए हैं वो करते हैं। अब इन्हीं से बनता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है कि मौलिक अधिकार जिसे मानव अधिकार था उसी की जगह अब आता है मौलिक अधिकार। कि मौलिक अधिकार के तहत क्या होगा कि मौलिक अधिकार के तहत किसी भी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों को जो प्रदत्त अधिकार है, किसी भी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों को जो प्रदत्त अधिकार है वो क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और यह उस देश के कानून में, जैसे यहाँ था कि वह राष्ट्र या देश की सीमा से बंधे नहीं होते, लेकिन मौलिक अधिकार राष्ट्र या देश की सीमा से बंधे होते हैं। और अगर इनका वॉयलेंस होता है, वॉयलेंस मतलब इनका उल्लंघन होता है या किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को या इन्हों को कभी भी कोई क्षतिपूर्ति होती है तो क्षति के लिए उसकी रक्षा, कि मान लो कि किसी का मौलिक अधिकार में कोई दिक्कत आई है या फिर उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है या उसके मौलिक अधिकार उससे छीन लिए गए हैं, ऐसी कोई भी घटना होती है तो वो अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए कहाँ जा सकता है, तो उस राष्ट्र द्वारा बनाए हुए कानून के तहत ही वो जिस कानून के तहत उसको मौलिक अधिकार मिले हैं उसी कानून के तहत उन मौलिक अधिकारों की वो रक्षा भी कर सकता है। तो ये होता है मौलिक अधिकार और ये बनते कैसे हैं, तो मानव अधिकार से। अब मौलिक अधिकार अपन ने जाना कि मौलिक अधिकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये बना कहाँ से। अब अपन देखते हैं कि वाकई में मौलिक अधिकार भारत के संविधान के में अपन को कहाँ पे दिए हुए हैं, हम इन्हें भारतीय संविधान में कहाँ पाते हैं। तो भारतीय संविधान में अपन अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ पे है, तो भारतीय संविधान में अपन देखते हैं मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3, संविधान का भाग 3। अब भाग 3 और अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से 35, 12 to 35। अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर हमें मौलिक अधिकार
दिए गए हैं। और भाग कौन सा है? तो पार्ट है अपना पार्ट 4। पार्ट 4 आर्टिकल है 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35, इनके बीच में अपन इनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाग 3, और इसके बाद अपन बात करते हैं कि मौलिक अधिकार शुरुआत कहाँ से होती है। तो अपन जानते हैं कि एक और सबसे शानदार सा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि किस भाग को, भारतीय संविधान के किस भाग को, देखो मैं लिखता भी हूँ तो कभी आप एक बार नोट करने की कोशिश करना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कभी रिटर्न एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात आती है दिमाग में कि ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैग्ना कार्टा होता क्या है। तो भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं या होता क्या है, तो मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान के इसका आंसर आता है कि भाई भाग 3 पार्ट 3 भाग 3 हमारे संविधान का क्या कहलाता है, मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं, इसको जानते हैं कि मैग्ना कार्टा होता क्या है और हम इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं क्यों। तो मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि कि सबसे पहले लगभग 800 साल पहले 1215 में ब्रिटेन, मतलब कि जिसे आज अपन बोलते हैं इंग्लैंड के राजा द्वारा जो इंग्लैंड की जनता है, इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड की जनता को, इंग्लैंड के राजा द्वारा जनता को जो प्रथम बार अधिकार दिए गए थे, जो अधिकार पत्र दिया गया था, मतलब उन इंग्लैंड के राजा ने क्या करा था कि इंग्लैंड की जनता को कुछ अधिकार दिए थे, और जो अधिकार उनने दिए थे उस अधिकार पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा। तो उस अधिकार पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा, कि जो ब्रिटेन की जनता या इंग्लैंड की जनता को इंग्लैंड के राजा द्वारा जो अधिकार पत्र दिया गया था उस अधिकार पत्र का नाम ही था मैग्ना कार्टा। इसीलिए भारतीय संविधान में भी भारत की जनता को भारत के संविधान निर्माताओं ने भाग 3 पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर वही सारे अधिकार, उसी प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं। इसीलिए भारत के संविधान के ऐसे कंपैरिजन करते हुए हम भारतीय संविधान में पार्ट 3 को क्या बोलते थे, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कह देते हैं। ये एक यहाँ से सवाल ये भी बनता है। अब आते हैं अपन यहाँ से अनुच्छेदों की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से 35, तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर अपन सबसे पहला अनुच्छेद देखेंगे, वो अनुच्छेद होगा अपना, तो अब आप देख सकते हो कि अपना अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अनुच्छेद स्टार्ट हो रहा है अपने 12 से। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 की, आर्टिकल 12 की। तो आर्टिकल 12 में क्या है कि आर्टिकल 12 में है इसमें देखो अभी अपन पढ़ेंगे, आपने पढ़ भी रखे होंगे, तो सबसे ज़्यादा अपने को शब्द सुनने को मिलेगा राज्य। तो राज्य क्या होगा कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, स्टेट शेल बी नो, तो ऐसा जो भी शब्द मिलेंगे तो राज्य, तो इस राज्य किसे कहा जाएगा, तो सबसे पहला आता है कि राज्य किसे कहेंगे। तो अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य शब्द की परिभाषा है, राज्य शब्द की परिभाषा। अब राज्य शब्द की परिभाषा क्या होती है, ये हमें अनुच्छेद 12 के अंदर पता चलेगी कि राज्य शब्द की परिभाषा क्या है। तो क्या है राज्य शब्द की परिभाषा, कि वह सभी संस्थाएं जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वह सभी संस्थाएं जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से संबंध रखती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से संबंध रखती हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी, संबंध रखती हैं, सभी राज्य कहलाएंगी, सभी क्या कहलाएंगी, राज्य कहलाएंगी।
तो ये बात है कि संविधान के भाग 12 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत वो सब संस्थाएं आएंगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से संबंध रखती हैं। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे संबंध रखती हो, सरकार से, वो सभी क्या कहलाएंगी, वो सभी राज्य कहलाएंगी। राज्य का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राज्य शब्द का अर्थ है वे सभी संस्थाएं जो सरकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या रखती हूँ, संबंध रखती हूँ। अब इसके आगे अपन देखते हैं अनुच्छेद 13 कि अनुच्छेद 13 क्या है। अब अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद या फिर देखा जाए तो अपना सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ही कौन सा, अनुच्छेद 13 ही है। अनुच्छेद 13 में अगर मौलिक अधिकारों में भी देखा जाए तो अनुच्छेद 13 क्या है, तो अनुच्छेद 13 सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल ही अनुच्छेद 13 है। क्या है अनुच्छेद 13 में, कि अनुच्छेद 13 में दो बातें हैं। पहला तो है कि न्यायपालिका। अब न्यायपालिका किसे कहते हैं, जुडिशियल। जैसे न्यायपालिका क्या होती है कि जो भी न्यायालय हैं अपने सभी काय के अंतर्गत आते हैं, न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो जितनी भी न्यायपालिका हैं तो एक आता है कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अब इस शब्द का अर्थ क्या है कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अर्थ है कि मान लीजिए कि कभी भी किसी का भी सरकार ने कोई कानून या विधि बनाई, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी विधि मतलब होता है कानून, विधि मतलब कानून, विधि या कानून, कोई भी विधि या कानून अगर मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, मौलिक अधिकार का हनन करने जैसे हैं। मान लो कि इसका अर्थ क्या है कि मान लो कि सरकार ने कोई ऐसी ये बनाई, कोई कानून बनाया या कोई विधि बनाई, कोई एक्ट पारित करा, कोई बिल पारित करा, ऐसे कुछ भी करा जिससे कि क्या होता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अगर मान लो किसी भी कानून से मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो क्या होगा, तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पे न्यायपालिका मतलब न्यायालय, उनका न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, उसे क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसको फिर से जांच करे कि इस कानून में मौलिक अधिकारों को वाकई में कोई हनन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और मान लो कि कभी कोई कानून बनाया और वो जुडिशियल रिव्यू के लिए गया, मान लेते हैं कि कभी कोई कानून बना और वो जुडिशियल रिव्यू के लिए गया और न्यायपालिका ने उसे समझा और फिर समझने के बाद ये पता चला कि हाँ ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर सबसे बड़ी ताकत यही है कि न्यायपालिका इसे असंगत भी घोषित कर सकती है, मतलब इसे खारिज भी कर सकती है। तो न्यायपालिका कानून या विधि को क्या भी कर सकती है, असंगत या खारिज भी कर सकती है। तो अनुच्छेद 13 के अंदर पहली बात तो ये पढ़ी अपन ने। अब अनुच्छेद 13 के अंदर ये अनुच्छेद 13 में एक बात तो ये हो गई। अब दूसरा क्या है, अनुच्छेद 13 के अंदर दूसरा है कि सबसे पहले कि विधि क्या होगी, तो अपन ने यहाँ पे लिखा अभी कि विधि या कानून, तो ये कहेंगे किसे, तो अनुच्छेद 13 के अंदर ही विधि शब्द भी परिभाषित किया गया कि वाक्य में विधि किसे कहेंगे। तो विधि शब्द की परिभाषा, विधि की परिभाषा क्या होगी, तो विधि की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 13 के अंदर विधि की परिभाषा है और एक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी काय के अंदर है, अनुच्छेद 13 के अंदर। अनुच्छेद 13 के अंदर विधि शब्द की परिभाषा। अब विधि शब्द की परिभाषा क्या होगी, किसे विधि कहेंगे, विधि या कानून किसे कहेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि वे सभी कानून या एक्ट या फिर बिल जो विधानमंडल कहाँ होते हैं, राज्यों की विधानसभा को विधानसभा या विधानमंडल या फिर संसद, विधानसभा के विधानमंडल या फिर संसद द्वारा जितने भी बिल, कानून, एक्ट, बिल, परिपत्र,
परिपत्र मतलब सर्कुलर वगैरह जितने भी कुछ भी जारी किए जाते हैं जो सरकार द्वारा किए जाए वो सब क्या कहलाते हैं, विधि शब्द के अंतर्गत आएंगे। और इनमें से अगर कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन करता पाया गया तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। और न्यायिक पुनरावलोकन में अगर ये सच पाया जाता है तो इसे असंगत करार दे सकता है न्यायालय। यही अनुच्छेद 13 है। अब इसके अपन ने अनुच्छेद 13 मतलब आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 इन दोनों की बात करी तो आर्टिकल 12 में अपन ने देखा था राज्य शब्द की परिभाषा थी और अनुच्छेद 13 के अंदर अपन ने देखा कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की जुडिशियल रिव्यू था कि जुडिशियल रिव्यू किस प्रकार से दिया जाता है। अपन ने अभी तक ये पूरी प्रक्रिया दोनों देख ली है। अब इसके बाद की बात थी कि अब अपने पास आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कोई एक अनुच्छेद से शुरुआत नहीं होती है तो इसी अनुच्छेद 14 के आगे की कहानी अब अपन शुरू करेंगे। तो अनुच्छेद 14 जो होते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक पूरा एक ही कॉम्बो पूरा एक ही पैकेट बनता है। इसको बोलते हैं अपन पूरा को मिला के अनुच्छेद 14 से 18 को समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार क्या है तो अपन आज इसी पे बात करेंगे कि समानता का अधिकार क्या है। अब देखो सिंपल सा प्रश्न छोटी कोई सी भी एग्जाम में ये बनता है कि समानता का अधिकार है क्या। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि या फिर पूछा जाता है कि समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं तो 14 और 4 18 नहीं कर देना है। 14, 15, 16, 17 और 18 टोटल कितने आर्टिकल हैं, 5 आर्टिकल हैं। 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसको 14 और 4 18 की जगह अपन को याद रखना है कि यहाँ पे टोटल कितने अनुच्छेद है तो टोटल 5 अनुच्छेद है। इसमें से पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के बारे में अपन देखेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या क्या है। अब अपन ने 12, 13 देख लिया था। अब अनुच्छेद 14 से अपनी कहानी आज की शुरू होगी। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में है आर्टिकल 14। इसमें अनुच्छेद 14 की धारा 1 में अपन शुरू करते हैं जिसमें है कि विधि के समक्ष समानता। अपन ने कल ये भी देखा था अनुच्छेद 13 में कि विधि शब्द की परिभाषा क्या है। अपन ने कल अनुच्छेद 13 में ये भी जाना था, 2 चीज जानी थी कि पहला था जुडिशियल रिव्यू और तीसरा था विधि, विधि शब्द की परिभाषा। तो इस अनुच्छेद 14 के अंदर अपन आज जानेंगे कि आखिरकार विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 की धारा 1 में है, विधि के समक्ष समानता। अब ये अपन ने कई बार पढ़ा कि विधि के समक्ष समानता। अब इसका अर्थ क्या है कि कैसी समानता, कि इक्विलिटी बिफोर द लॉ, इक्विलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समानता। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकल के आता है कि कानून या विधि, विधि मतलब कोई सा भी न्याय, कानून किसी के भी साथ कोई भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं करेगा। कि कानून या विधि, देश में जितने भी कानून या विधियां बनती हैं वो किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। इसे ही बोलते हैं विधि के समक्ष समानता के मतलब कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या होंगे, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे। अगर कानून के सामने अगर कोई भी धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो होता है कि कानून या विधि के समक्ष समानता। अब एक तरीके से ये अवधारणा ली कहाँ से गई है तो कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो विधि के समक्ष जो समानता है यह अपन ने ली है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में इसे मतलब बनाने वाला कौन था तो अपन एक नाम आता है कि डायसी, इंग्लैंड के डायसी के प्रिंसिपल से ये ली गई है। तो विधि के समक्ष समानता। अब दूसरा आता है कि देखो अब धारा 2, विधि के समक्ष समानता धारा 1 हो गई अनुच्छेद 14 की, और अब आती है धारा 2, अनुच्छेद 14 की धारा 2। तो अनुच्छेद 14 की धारा 1 में जो बात लिखी है कि विधि के समक्ष समानता, इसी के ऊपर आती है विधि के अनुच्छेद 14 की धारा 2। तो धारा 1 में जैसा बताया गया है कि विधि सबके लिए समान होगी या फिर कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। तो ये बात थोड़ी सी इसी नकारात्मक सी लगी कि नकारात्मक कैसे लगी कि भाई विधि सबके साथ समान व्यवहार कैसे कर सकती है। जैसे कि मान लो विधि मतलब होता है कानून, कानून सबके लिए समान हो जाए, तो ये एक नकारात्मक अवधारणा पाई गई। तो इसी में सुधार के लिए धारा 2 बनी।
धारा 2 में लिखा गया कि विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण क्या होता है? तो इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधियों का समान संरक्षण। अब ये विधियों का समान संरक्षण क्या होता है कि किसी भी वर्ग को सरकार अगर चाहे तो संरक्षण कर सकती है। संरक्षण मतलब कि उसको प्रोटेक्शन दे सकती है, किसको? उन विधियों को, समानता के पैदा करने के लिए विधियों को समान संरक्षण दे सकती है। किस टाइप से? कि मान लो कि कोई अफर्मेटिव एक्शन है, मान लो कि किसी ग्रुप वाइज समानता सरकार दे सकती है, मतलब भेदभाव, अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं अपन, सकारात्मक भेदभाव सरकार कर सकती है। तो सकारात्मक भेदभाव कैसा होता है कि जैसे कि महिलाओं को महिलाओं के ग्रुप में समानता दे दी जाए, पुरुषों को पुरुष के ग्रुप में समानता दे दी जाए। जैसे कि इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण आता है कि मान लो कोई पीएच है, पीएच मीन्स फिजिकली हैंडीकेप्ड अगर कोई व्यक्ति है, कोई विकलांग जिसको अपन बोलते हैं वो है, और एक सामान्य व्यक्ति है, दोनों को अगर एक रेस में दौड़ाया जाए तो दोनों को क्या होगा? एक समय तो दे नहीं सकते हैं कि भाई एक सही व्यक्ति भी उसी समय में रेस दौड़े और एक पीएच जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है वो भी उसी समय में रेस दौड़े। ये तो क्या हो गया? एक तरीके का भेदभाव हुआ। इसी कारण से अब सरकार ने विधियों का समान क्या कर दिया? संरक्षण कर दिया, मतलब कि सभी के लिए क्या कर दिया कि कानून में कुछ ना कुछ समानता ला दी। तो पीएच के लिए सरकार वहां पे ज़्यादा टाइम रख देगी और सामान्य व्यक्ति के लिए टाइम में कमी कर देगी। इनके लिए टाइम ज़्यादा रख देगी कि वही रेस इनको ज़्यादा समय में पूरी करनी है और इनको कम समय में करनी है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या पैदा हो जाएगी? समानता आ जाएगी। वो भेदभाव जो होता कि भाई अगर विधि सबके लिए समान होती तो यहाँ इन दोनों को बराबर समय मिलता, और बराबर समय मिलता तो इसके साथ ये क्या होता? भेदभाव हो जाता। इसीलिए सरकार ने विधि के समक्ष क्या कर दिया? समानता कर दी। तो ये अपन ने अनुच्छेद 14 की दोनों धारा देखी, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण।